नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और जो मेरा थोड़ी सी जो कोशिश है जो आपको समझाने की, इस विषय से संबंधित जो एक मूलभूत समझ देने की जो कोशिश है, वह समझ आपके बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ा रही होगी। तो आगे बढ़ते हैं एक नया टॉपिक, जो कि प्रथम लेसन का 5वां भाग होगा। ठीक है, शुरू करते हैं। दो ध्रुवीयता को चुनौती और गुट निरपेक्षता। शुरू करने से पहले आप लोगों से यही एक अनुरोध है दोस्तों, कि आप लेक्चर को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, मतलब कमेंट कीजिए। अगर आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है, आप आगे किन टॉपिक पर और लेक्चर चाहते हो, यानी किन पे बेहतर और समझ चाहते हो कि इस पे मैं टॉपिक बनाऊं और आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, तो आप उस पर भी कमेंट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मैं बिल्कुल बनाऊंगा उसके बारे में। ठीक है, और शेयर कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों पे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थोड़ा इस चैनल को थोड़ा बनाने में आपका सहायता बहुत होनी चाहिए। आपके लिए ही तो बन रही है सब चीज़ें, आपसे ही तो हम हैं। हम क्या हैं, अगर आप नहीं देखोगे तो हम क्या, कुछ नहीं है हम। ठीक है दोस्तों, आपसे ही हमें, तो इसलिए ये जो रिलेशन है हम दोनों के बीच में, ये बना रहना चाहिए। तो शुरू करते हैं। दो ध्रुवीयता को चुनौती, गुट निरपेक्षता। जाहिर सी बात है, दो ध्रुव बने हुए हैं विश्व के अंदर। शीत युद्ध का समय चल रहा है, शीत युद्ध का दौर है। उसमें जो पांचवा जो पॉइंट, जो पांचवा जो हेडिंग है, दो ध्रुवीयता की चुनौती जो है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जिसके अंदर जो गुट निरपेक्ष जो है आंदोलन, आपने पढ़ा है ना, 1962 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसके बारे में हम समझेंगे किस प्रकार से गुट निरपेक्षता जो है किस प्रकार से चुनौती दे रहा है विश्व के अंदर महाशक्तिशाली देशों के, या शीत युद्ध को, इसके दायरे को किस तरह से सीमित कर रहा है, संकुचित कर रहा है। यानी इसके दायरे को, यानी शीत युद्ध के दायरे को बढ़ने से रोक रहा है। अन्य देशों को प्रभाव मिले इससे पहले गुट निरपेक्ष उस प्रभाव को, उस दायरे को कम कर रहा है। यही सब चीज़ समझेंगे। शुरू करते हैं दोस्तों। ओके, तो हम देख चुके हैं कि किस तरह शीत युद्ध के वजह से विश्व दो प्रतिद्वंदी गुट समझ में आ गया। यूएसए, यूएसएसआर, यही विश्व के अंदर शीत युद्ध, यही दो देश थे, महाशक्तिशाली देश थे, जिनके बीच में शीत युद्ध चल रहा था। और इन्हीं को ही प्रतिद्वंदी गुट कहा गया है। तो इन्हीं प्रतिद्वंदी गुटों में बटा रहा। इसी संदर्भ में गुट निरपेक्षता ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नव स्वतंत्र देशों का एक तीसरा विकल्प दिया। यह विकल्प था दोनों महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने का। कहने का मतलब समझ में आ रहा है दोस्तों, कि जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है ना, जिस समय बनाया गया था ना, उस समय विश्व के अंदर शीत युद्ध चल रहा था। क्योंकि पहली बात तो ये समझो, क्योंकि मैं पहले समझा चुका हूँ, थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ, थोड़े से शब्दों में समझा देता हूँ कि 1945 के बाद जो देश आज़ाद होने शुरू हुए, महाद्वीपीय देश जो आज़ाद होने शुरू हुए, महाद्वीप के जो अंदर के जो देश है वो आज़ाद होने शुरू हुए। जैसे एशिया महाद्वीप के जो देश हैं, एशिया अफ्रीका के जो महाद्वीपीय देश हैं, या फिर लैटिन अमेरिका के जो देश हैं, ये जब देश आज़ाद हुए तो इन्होंने क्या, देखो जाहिर सी बात है, अभी आज़ाद हुए हैं। आज़ादी का मतलब समझ में आता है, इससे पहले वो कभी गुलाम रहे होंगे। गुलामी का मतलब समझ में आता है कि इनकी इच्छाएं नहीं होंगी, इनकी स्वतंत्र इच्छाएं नहीं होंगी, वो किसी अन्य व्यक्ति की इच्छाओं से बंधे होंगे, अन्य देशों की इच्छाओं से बंधे होंगे। जब इनको स्वतंत्रता मिलती है, दूसरे की इच्छाओं से स्वतंत्रता मिलती है, राजनीतिक स्वतंत्रता मिलती है, संप्रभुता की स्वतंत्रता जब मिलती है, तो जाहिर सी बात है, इनको स्वतंत्रता का मोल पता है, इनको मूल्य पता है कि स्वतंत्रता क्या है। तो इस स्वतंत्रता को वो आसानी से खोना नहीं चाहते थे, क्योंकि विश्व के अंदर शीत युद्ध चल रहा था। और जो महाशक्तिशाली जो देश हैं, वो विश्व के अन्य देशों को, जो अभी स्वतंत्र हुए, उन पर भी नजरें थी, उन पर भी दांते गड़े हुए थे। तो जाहिर सी बात है, ये देश ना जाए विश्व, यानी शीत युद्ध के दायरे में ना फंसे, इस दलदल में ना फंसे, इसलिए नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बनाया गया। तो जाहिर सी बात है, नॉन अलाइनमेंट जो गुट निरपेक्ष बना, वो अपने आप में ही दिखाता है कि किस प्रकार से शीत युद्ध को रोक रहा है, इसके दायरे को रोक रहा है। समझ में आ रहा है दोस्तों। हम देख चुके हैं कि किस तरह से, अब पढ़ते हैं आगे, कि हम देख चुके हैं कि ये पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, तो हम ये पढ़ चुके हैं। हाँ, तो इसी संदर्भ में गुट निरपेक्षता ने एशिया, लैटिन अमेरिका के नव स्वतंत्र, यहाँ से ये ले लेता हूँ ब्रश। ठीक है, अरे यार ये क्या हो गया, अच्छा अब सही है। हाँ, तो ये था कि इसी संदर्भ में गुट निरपेक्षता ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के 9 स्वतंत्र देशों को
एक तीसरा विकल्प दिया, यह विकल्प था दोनों महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने का। समझ में आया ना दोस्तों, कि जाहिर सी बात है, अगर आप महाशक्तियों के गुटों से अलग रहोगे तो आपकी जो स्वतंत्रताएं हैं वो वाकई में स्वतंत्रता बनी रहेगी। किसी की इच्छाओं से बनने का मतलब है आपकी जो खुद की इच्छाएं हैं वो दूसरे की इच्छाओं के गुलाम हो गई हैं। तो इसलिए गुटनिरपेक्ष जो देश थे, उन्होंने जो गुटनिरपेक्ष देशों के अंदर जो शामिल देश थे वो पहले कभी गुलाम हुआ करते थे और शीत युद्ध के दायरे को भी रोकना चाहते थे। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि वो इच्छाओं में नहीं बनना चाहते थे, मतलब क्या था कि वो इस शीत युद्ध के दायरे को ही तो रोकना चाहते थे ना, तभी तो ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन बनाया गया, ये आंदोलन शुरू हुआ। और जवाहरलाल नेहरू की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है दोस्तों, बहुत ही लाजवाब नेता रह चुके हैं अपने टाइम के, प्रधानमंत्री रह चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त काम था इनका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गुट निरपेक्ष आंदोलन की जड़ें यूगोस्लाविया की जोसेफ ब्राज टिटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर की दोस्ती थी। यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो था वो इन तीनों बंदों पे, यूगोस्लाविया के यानी टिटो बोल दो, जोसेफ ब्राज टिटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, इन दोस्ती का ही परिणाम था कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है ना अस्तित्व में आया, दुनिया के सामने उभर कर आया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। इन तीनों ने सन 1956 में एक सफल बैठक की। इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के वामे एनक्रुमा ने कहाँ के बेटा? इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के वामे एनक्रुमा ने इनका जोरदार समर्थन दिया। यानी इंडोनेशिया से भी समर्थन मिला, और घाना कहाँ पर है? घाना अफ्रीका में का तो देश है ना, तो यही सी बात है, अफ्रीका के देशों के जो यहाँ पे जो नेता हैं वामे एनक्रुमा, इन्होंने समर्थन दिया, और इंडोनेशिया के सुकर्णो। इंडोनेशिया की कहानी ये है दोस्तों कि इंडोनेशिया की आज़ादी में ना भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, इंडोनेशिया देखो, इंडो से भी समझ में आ रहा है कि IND यानी काफ़ी ज़्यादा प्रेरित है, मोटिवेट है इंडिया से। ये इन्होंने जो अपना नाम भी देश का रखा है वो इंडिया से मोटिवेट होकर ही रखा है, पहले जो शब्द रखे हैं, तो यहाँ से पता चलता है। और सुकर्णो, और जो कि इंडोनेशिया के नेता सुकर्णो थे, घाना के वामे एनक्रुमा, यहाँ 5 नेता हो गए। यूगोस्लाविया के योसेफ ब्राज टिटो हो गए, भारत के जवाहरलाल नेहरू हो गए, मिस्र के अब्दुल कमाल नासिर हो गए, और यहाँ पे आप देखोगे 1956 में एक सफल बैठक के दौरान इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के वामे एनक्रुमा ने इसका जोरदार समर्थन करा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का। ठीक है, ये 5 नेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन के, किसके बेटा? गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाए। क्या कहलाए दोस्तों? संस्थापक कहलाए। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। यह सम्मेलन कम से कम 3 बातों का रिजल्ट था, यानी इसमें ये 3 चीज़ें निकल कर आई, रिजल्ट निकल कर आया। इन 5 देशों के बीच सहयोग, क्या होगा बेटा? सहयोग होगा, आपस में कॉपरेशन होगा, सहयोग होगा। ठीक है, शीत युद्ध का प्रसार का मतलब उसको कैसे आगे बढ़ाना है, इसको रोकना है। जो शीत युद्ध का जो प्रसार है ना, उसको कैसे रोकना है, इसके दायरे को कैसे करना है। ठीक है, और इस शीत युद्ध के प्रसार और उसके बढ़ते हुए दायरे को रोकना है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर बहुत से नव स्वतंत्र अफ्रीकी देशों का नाटकीय उदय। 1960 के तक संयुक्त राष्ट्र संघ में 16 नए अफ्रीकी देश बतौर सदस्य शामिल हो चुके थे। यूएनओ के अंदर अफ्रीकी देशों के काफ़ी सारे सदस्य जो थे शामिल हो गए थे दोस्तों। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये थे इसके परिणति, रिजल्ट। ठीक है, पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में 25 सदस्य देश शामिल हुए थे। कितने थे? 25 सदस्य देश थे। समय गुजरने के साथ गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्य संख्या बढ़ती गई। 2006 में हवाना, क्यूबा समझ में आ गया ना? क्यूबा कहाँ पर है? वेस्ट इंडीज़ का एक द्वीपीय देश है। ठीक है, जो कि अमेरिका की मुख्य भूमि से 140 किलोमीटर की दूरी पे है। और क्यूबा का मिसाइल संकट तो आपने पढ़ा ही होगा, ये वही क्यूबा है। ठीक है, क्यूबा में 2006 के अंदर 14वां सम्मेलन हुआ था, 2006 के अंदर, और 116 सदस्य देश और 15 पर्यवेक्षक देश शामिल थे। अच्छा, पर्यवेक्षक का समझ में आता है? पर्यवेक्षक देश क्या होता है? पर्यवेक्षक का मतलब होता है ऑब्जर्वर कंट्रीज, यानी जो देखती हैं, यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की जो भी एक्टिविटी है ना, इन सभी एक्टिविटी को देखने का काम इन 15 पर्यवेक्षक देश हैं। ये देखते हैं इसके कामकाज को, ये किस तरह से काम करते हैं, ताकि भविष्य में भी इनको, यानी जो पर्यवेक्षक देश हैं, इनको भी मौका मिल सके, अगर इनको ये पसंद चीज़ें आती हैं, इनको मौका मिल सके किस में शामिल होने का? गुटनिरपेक्ष में शामिल होने का। तो ये पर्यवेक्षक देश हैं, यानी जो ऑब्जर्व करते हैं। जैसे जैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन
एक लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में बढ़ता गया, वैसे वैसे इसमें विभिन्न राजनीतिक प्रणाली यानी जो सिस्टम है, अलग अलग जो पॉलिटिकल सिस्टम है, अलग अलग जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग हितों के देश शामिल होते गए। अब एक देश लोकतांत्रिक है, एक देश में लोकतांत्रिक सरकार है यानी चुनी हुई जनता की सरकार है, ठीक है। और एक देश ऐसा है जो कि जहाँ पे सैनिक शासन व्यवस्था है, जहाँ पे क्या कहते हैं राजशाही व्यवस्था है। ऐसे देश गुटनिरपेक्ष देशों के समूह में शामिल हो रहे हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि कितनी विविधता भरा ये सम्मेलन से भरा जो आंदोलन था, ठीक है। इसमें कितने ही विविध प्रकार के विचारधारा के देश इस गुट में शामिल हुए थे, यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा है। इसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मूल स्वरूप में बदलाव आया। इसी कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सटीक परिभाषा कर पाना कुछ मुश्किल है। वास्तव में जाहिर सी बात है, इसकी कैसे परिभाषित करोगे? क्या आप ये कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सभी लोकतांत्रिक देश हैं? क्या आप ये कहोगे कि सैनिक शासन से सैनिक व्यवस्था वाले देश हैं इसके अंदर? नहीं ना ही इसमें राजतंत्रीय देश हैं, सभी मिला जुले देश हैं इसके अंदर। तो कोई एक सटीक परिभाषा नहीं है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की या गुटनिरपेक्ष देशों की। वास्तव में यह आंदोलन क्या है? दरअसल यह आंदोलन क्या नहीं है, जाहिर सी बात है, इसने बहुत कुछ कर रखा था, ठीक है। क्या नहीं है ये सही लाइन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सटीक परिभाषा कर पाना मुश्किल है। वास्तव में यह आंदोलन क्या है, दरअसल यह आंदोलन क्या नहीं है, ये बताकर इसकी परिभाषा करना ज़्यादा सरल है कि क्या नहीं है। इसने बहुत काम करे अपने टाइम के अंदर, ठीक है। यह महाशक्तियों के गुटों में शामिल ना होने का आंदोलन है। जाहिर सी बात है, जिस समय दुनिया दो धड़ों में बटी हुई थी, यानी एक तरफ अमेरिका की विचारधारा के लोग, दूसरी तरफ USSR की विचारधारा के लोग, एक तरफ पूंजीवादी विचारधारा, दूसरी तरफ साम्यवादी विचारधारा, ये दोनों मॉडल जो दुनिया के अंदर चल रहे थे, इन दोनों मॉडलों की तरफ ना जाकर अपना ही खुद का एक गुट बना लेना, अपने ही गुट के अंदर बने रहना, ये आंदोलन है गुटनिरपेक्ष आंदोलन। महाशक्तियों के गुटों से अलग होने की इस नीति का मतलब यह नहीं कि इस आंदोलन से जुड़े देश अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग थलग रखते थे या तटस्थता का पालन करते थे। यानी दुनिया के अंदर कुछ भी हो रहा हो, गुटनिरपेक्ष देशों को कोई भी लेना देना नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है, क्या गुटनिरपेक्ष देशों का कोई दुनिया से कोई लेना देना नहीं था? क्या अपना मुंह फेर के बैठ गए थे दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को लेकर? ऐसा था क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सही को सही तरीके से बताया, गलत को गलत तरीके से बताया, यानी गलत को गलत ठहराया और सही को सही ठहराया। इतनी हिम्मत रखा था गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देशों ने। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपने आप में कोई कायरता की नीति नहीं है, ये तो एक बहादुरी का। अब जाहिर सी बात है, आप किन के सामने बात कर रहे हो? वो शक्तिशाली देश जो दुनिया को तबाह करने की क्षमता रखते हैं, उनके काम को गलत ठहराने की हिम्मत, जो कि गलत है उसको गलत ठहराने की हिम्मत ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देश रखते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है और ये कोई कायरता की नीति नहीं है। एक टाइम ऐसा था कि अमेरिका दुनिया से अलग थलग था, दुनिया से अमेरिका को कोई लेना देना नहीं था, परंतु अमेरिका और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी गुटनिरपेक्ष देश और अमेरिका, इनके बीच में अंतर है दोस्तों। अमेरिका का विदेशी कोई संबंध नहीं था, अंतर्राष्ट्रीय कोई लेना देना नहीं था, परंतु जो गुटनिरपेक्ष देश हैं उनका लेना देना है। वो विश्व के अंदर सही और गलत के फैसले को सही और गलत की तरीके से देखते हैं, उसमें वो मैनिपुलेट नहीं करते, किसी विचारधारा में आके अपने फैसलों को नहीं बदलते हैं। जो विश्व के अंदर सही हो रहा है उसको सही होने की क्या कहते हैं दमदा रखते हैं, ठीक है। इनके पास ये क्षमता थी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का, ठीक है। इसलिए कोई कायरता की नीति नहीं है। गुटनिरपेक्षता का मतलब पृथकतावादी नहीं, ठीक है, यानी पृथकतावादी नहीं है। पृथकता का मतलब समझ में आता है, अलग, कि अलग थलग पड़ गए। समझ में आ गया दोस्तों? ये कोई अलग नहीं है, अलग होने की नीति नहीं है। पृथकतावाद का अर्थ होता है कि अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना। किसको कहाँ से काट कर रखना? गुटनिरपेक्ष को अंतर्राष्ट्रीय से अपने आप को काट के रखना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1787 में दोस्तों, मैं इसे फिर से काटता हूँ ताकि समझ में आ जाए। 1787 में अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी। इसके बाद से पहले विश्व युद्ध की शुरुआत तक, यानी 1787 से लेके दोस्तों 1914 तक अमेरिका ने दुनिया से किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं बनाया था। इसे
तटस्थता कहा जाता है। दुनिया से पृथकतावाद की नीति अपनाई थी अमेरिका ने, ना कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ने। यहाँ पे ये फ़र्क समझ लो दोस्तों। दुनिया से कोई मतलब नहीं है अमेरिका को, इससे पृथकतावाद की नीति कहा जाता है या तटस्थता कहा जाता है। परंतु गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, ये कोई पृथकता या तटस्थता की नीति नहीं है। इसने मुखर होकर दुनिया के सामने उन महाशक्तिशाली देशों की क्या कहते हैं आलोचना करी जो गलत कर रहे हैं, उनकी तारीफ करी जो सही कर रहे हैं। तो अमेरिका ने अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग रखा और उसने पृथकतावाद की विदेश नीति अपनाई, इसने अपनाई थी। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ने पृथकतावाद की नीति नहीं अपनाई थी। इसके उलट गुटनिरपेक्ष यानी विपरीत गुटनिरपेक्ष देशों ने, जिसमें भारत भी शामिल है, शांति स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिद्वंदी गुटों के बीच मध्यस्थता में सक्रिय भूमिका निभाई। यानी शांति बनी रहे, शीत युद्ध के दायरे को समाप्त किया जाए, ये भूमिका थी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की। कोई कायरता की या पृथकता की नीति नहीं थी, जैसे कि एक टाइम पे अमेरिका ने रखी हुई थी। कब से? जब 1787 के बाद जब वो आज़ाद हुआ था 1914 तक, उसको दुनिया में कोई लेना देना नहीं है। दुनिया में कोई मर रहा है, जी रहा है, देश बर्बाद हो रहे हैं, आबाद हो रहे हैं, उससे उसको कोई मतलब नहीं था। परंतु उसी दौरान अमेरिका बहुत सक्षम हो गया था, बहुत ताकतवर हो गया था। जब से वो अमेरिका युद्ध में आया था ना, दुनिया के नक्शे बदल गए थे। अमेरिका, दुनिया को पता था अमेरिका की जो शक्ति थी वो युद्ध में दिखाई पड़ी थी। ठीक है, वो एक अलग मसला है, वो एक कभी और बताएंगे, किसी और दिन बताएंगे। परंतु यहाँ से ये चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो जाहिर सी बात है, प्रतिद्वंदी गुटों के बीच प्रतिद्वंदी गुटों समय आ गया ना, यूएसए और यूएसएसआर। ठीक है दोस्तों, प्रतिद्वंदी गुटों के बीच मध्यस्थता में सक्रिय भूमिका निभाई। गुटनिरपेक्ष देशों की ताकत की जड़ें उनके आपसी एकता और महाशक्ति द्वारा अपने अपने खेमों में शामिल करने की पुरजोर कोशिश के बावजूद ऐसे किसी खेमे में शामिल न होने के कारण संकल्प में है। जाहिर सी बात है, एड़ी चोटी का जोर लगा लिया महाशक्तिशाली देशों ने कि गुटनिरपेक्ष देश जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जुड़े हुए हैं ना, वो चले जाएं। यानी एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के ऐसे जो देश, ये मैं ये नहीं कहता हूँ कि एशिया के संपूर्ण जितने भी देश हैं वो सारे के सारे अमेरिका की विचारधारा या यूएसएसआर की विचारधारा में थे या फिर गुटनिरपेक्ष आंदोलन में थे। नहीं, अधिकतर जो देश थे वो उन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को ही सिलेक्शन किया। परंतु कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अमेरिका की विचारधारा को एक्सेप्ट करा, जैसे आसियान। आप आगे पढ़ोगे, टॉपिक है क्षेत्रीय जो संगठन बनाए गए थे। आसियान जो है अमेरिका की विचारधारा से प्रभावित था और अमेरिका को ये डर सता रहा था कि यूएस जो चीन जो है क्या कहते हैं एशिया में अपने प्रभाव को ना बढ़ा ले, क्योंकि चीन में 1949 के अंदर क्या हुई थी, रेवोल्यूशन हुआ था, क्रांति हुई थी। किसकी क्रांति हुई थी? साम्यवादी क्रांति हुई थी। उसके जो पैर दुनिया तक ना पसरे, इसलिए यानी एशिया तक ना पसरे, इसलिए उसने यहाँ पे सीटो यानी साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी। एक सैनिक अड्डा भी बनाया, प्लस क्या बनाया यहाँ पे, आसियान जैसा क्षेत्रीय संगठन बनाया जो कि अमेरिका की विचारधारा से प्रभावित था। तो यहाँ पे समझना दोस्तों यही है कि सारा एशिया के देश गुटनिरपेक्ष में चले गए या महाशक्तिशाली देशों में नहीं गए, ये भी कहना गलत होगा। ऐसे भी देश थे, खुद भारत का पड़ोसी मुल्क जो है यानी पाकिस्तान, वो अमेरिका की विचारधारा में शामिल हो गया था। परंतु हम उन देशों के बारे में बात करें जो गुटनिरपेक्ष में शामिल हुए थे और उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना? ओके, यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गुटनिरपेक्षता का अर्थ तटस्थता का धर्म निभाना नहीं है। तटस्थता समझ में आ के न्यूट्रल रहना। दुनिया में कुछ भी हो रहा है उन्हें कोई लेना देना नहीं। यानी गली मोहल्ले में लड़ाई हो रही है, आपने दरवाज़ा बंद करा, कानों में लीड लगाई और पॉपकॉर्न खा रहे हो, मूवी देख रहे हो, ऐसी तटस्थता नहीं है। ऐसा कोई न्यूट्रल नहीं है ये लोग। ठीक है, यहाँ पे तटस्थता या पृथकता की नीति नहीं अपना रहे ये लोग। ये पॉपकॉर्न भी नहीं खाते हैं, लीड भी नहीं लगाते हैं। हाँ, दुनिया में जो हंगामा हो रहा है उनके बीच में जाते हैं, उसको समाप्त कराने की, यानी जो प्रभाव चल रहा था ना शीत युद्ध का, उसके प्रभाव को रोकना, यानी जो रायता फैल रखा था दुनिया के अंदर शीत युद्ध नाम का, उसको रायते को समेटने का काम इन गुटनिरपेक्ष आंदोलन का था। तो तटस्थता का अर्थ होता है कि मुख्यतः युद्ध में शामिल ना होने की नीति का पालन करना। तटस्थता की नीति का पालन करने वाले देश के लिए यह जरूरी नहीं कि वह युद्ध की समाप्ति करने में मदद करे। ऐसे में देश युद्ध में संलग्न नहीं होते और ना ही युद्ध के सही गलत होने के बारे में उनका कोई पक्ष होता है। दरअसल कई कारणों से गुटनिरपेक्ष देश, जिसमें भारत भी शामिल है, युद्ध में शामिल हुए हैं। जाहिर सी बात है, भारत तो युद्ध में काफ़ी बार शामिल हुआ है। अब आपको पता होना चाहिए, जब युद्ध में शामिल होने का मतलब अमेरिका, यानी जो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था तो भारत ने तो दोनों पक्षों से युद्ध लड़ा था, चाहे वो मित्र राष्ट्र हो चाहे वो धोरी राष्ट्र हो, दोनों तरफ से युद्ध लड़ा था। तो यहाँ पे यही बताया गया दोस्तों कि
कई कारण से गुट निरपेक्ष देश जिसमें भारत भी शामिल है युद्ध में शामिल हुए। इन देशों ने दूसरे देशों के बीच युद्ध होने से टालने के लिए काम किए। यानी जो देश विश्व के अंदर जो युद्ध होने की जो संभावना है ना, उन संभावनाओं को कम करने की कोशिश की गई है। किनके द्वारा की गई है? इन देशों के द्वारा, गुट निरपेक्ष देशों के द्वारा। और उसमें खासतौर पे भारत का नाम लिया जा रहा है। और युद्ध के अंत के लिए प्रयास किए ताकि युद्ध समाप्त हो जाए, इसकी कोशिशें की गई दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये टॉपिक? अगर आपको मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये जो कोशिश है, एक जो छोटी सी जो कोशिश है, आपको पसंद आ रही होगी। और अगर आपको लगता है कि कहीं कमी है, आपको अगर कहीं चीज़ें लगती हैं कि यहाँ पे मुझे थोड़ा और काम करना है, चीज़ों को और समझाना है बेहतर तरीके से, तो मैं वहाँ पे भी आपके लिए तैयार रहूँगा। तो प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लाइक कीजिए वीडियो को, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि जो चीज़ आपको पसंद आ रही है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके दोस्तों को भी पसंद आएगी। और जो आने वाला जो भविष्य में आपकी जो एग्ज़ाम है ना, उसमें काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। तो ओके भाई, ओके दोस्तों, आपसे उम्मीद करता हूँ आप अच्छे रहो, ठीक है, हंसते रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। ओके।